Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from IIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, so for this session, I will be your mentor. Like आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. लाइक हमने ये जो पार्ट है रिप्रोडक्शन, इसमें पहले जनरलाइज्ड एक चैप्टर आता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके, आई वाज इसमें आपने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइक इसमें एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में. एंड व्हाट डज रिप्रोडक्शन मींस? रिप्रोडक्शन मींस दैट प्रोडक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब अपने तरह की ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने तरह के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, सो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. सो हम फ्लावरिंग प्लांट्स. ना व्हाट डज फ्लावरिंग प्लांट्स मीन? अगर आपने प्लांट किंगडम के आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो प्लांट किंगडम में देयर आर algae, then we have discussed like pteridophytes, bryophytes, है ना, एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आता है, राइट? सो ये जो एंजियोस्पर्म है, यही एकमात्र प्लांट है जो फ्लावर्स देते हैं, है ना, अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में, अपने थ्रू आउट द लाइफ साइकिल में. अगर आप देखोगे इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में फ्लावर आता है. सो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो we will discuss the sexual reproduction, that means more than one organism. यहाँ पर अगर होगा फ्लावरिंग प्लांट तो दो फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर एक फ्लावरिंग प्लांट का दो पार्ट. ओके, दिस विल बी इन्वॉल्व एंड दिस इज अ type of reproduction and that we will discuss in angiosperm. Okay, so as is sexual reproduction in flowering plants. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो एंजियोस्पर्म में, दैट इज फ्लावर. यही वो फैसिनेटिंग ऑर्गेन है जो इस रिप्रोडक्टिव फेज को, है ना, आप बोल सकते हैं कि हाँ, कौन सा ऐसा फेज है जो अब जो हमें क्या है ना, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिस जो इस रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है. सो दैट इज फ्लावर. तो हम फ्लावर के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हाउ इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, and then there are pre-fertilization, like there are certain structures in the plants and the events. Okay, then the main part, that is fertilization, and we will discuss how it is different, how why it is called double fertilization. Okay, and then we'll discuss the post fertilization event. मतलब fertilization हो गया एक बारी, स्पर्म और दोनों गैमेट का फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है. एंड एट द एंड वी विल डिस्कस एपोमिक्सिस एंड पॉलीमरी. एंड उसके बाद फिर इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस देख लेंगे, ठीक है. सो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज देखो कि फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखा है कि ह्यूमन बीइंग ने फ्लावर को बहुत तरह से यूज किया है ना. बी द टाइप टाइप ऑफ एक्सप्रेशन फॉर वेरियस फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग. हाँ, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक फ्लावर देखो कि फ्लावर एक टिपिकल डायग्राम है, राइट? अगर आपने स्कूल में भी पढ़ा है तो स्कूल में हमें वो हिबिस्कस वगैरह को डिसेक्ट करके दिखा देते हैं ना कि पार्ट्स है. तो अगर आप कभी आपको फ्लावर दिखे तो आप टिपिकली फ्लावर, हिबिस्कस का फ्लावर उठाओगे तो आपको दिखेगा उसमें कुछ पार्ट्स होंगे, लाइक देयर विल बी अ पार्ट इन द बॉटम, है ना, फिर ऐसे कुछ होंगे पार्ट, एंड देयर आर फ्यू लाइक दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स. ओके, एंड देयर विल बी a there will be one or more than one like this type of organisms. Okay, so if you अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो you will see that सबसे नीचे वाला पार्ट जो आता है दैट इज सेपल्स. फिर ये जो पार्ट होता है जो कलरफुल हमें दिखता है हमेशा, है ना, ये वो पार्ट है जो हमें पकड़ के रख रहा है फ्लावर को, ये सेपल है. फिर उसके बाद वो पार्ट आता है जो कलरफुल होता है ना, फ्लावर का मेन कलरफुल पार्ट. अगर किसी भी फ्लावर का देखोगे तो वो कौन सा है वो, दैट इज पेटल. ओके, पेटल. एंड आफ्टर दैट इफ यू सी इनसाइड देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक देयर इज स्टिग्मा, है ना, ये जो है, दिस इज स्टिग्मा.
Okay, and this is the style, and this is the ovary. Okay, this is the female reproductive organ totally, and there are few male reproductive organs. There is a anther and a stalk. Okay, so this is the male reproductive organ, this is the female reproductive organ, and parts of male and female reproductive organ दिखाया गया है. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी. ओके, सो इफ यू सी प्री फर्टिलाइजेशन में जो चीजें मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्चर और हमें इवेंट्स डिस्कस करना है. तो स्ट्रक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, लाइक अगर आप देखते हो ना कि किसी भी प्लांट का, तो पहले समझो कि फ्लावर कैसे बनता है. ओके, अगर आप किसी भी एक प्लांट को उठा लोगे, किसी भी प्लांट का एक पार्ट, ओके, सो एक्चुअली फ्लावर हमें प्लांट्स में आप जब दिखते हो तब नहीं फ्लावर बनता है. एक्चुअली द डिसीजन द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर, ये इसमें कुछ सेवरल हार्मोनल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है which lead to ultimately differentiation, है ना. एक फ्लोरल प्राइमोडियम होता है. ठीक है, अगर आप देखोगे आपने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का थोड़ा आप आइडिया, तो देयर आर वेरियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देयर आर वेरियस परमानेंट टिश्यूज. तो इन टिश्यूज के पास कैपेबिलिटी होता है, दे कैन ग्रो, दे कैन डिफरेंशिएट, राइट. सो वन ऑफ दिस, लाइक इनमें से एक पार्ट दैट इज फ्लोरल प्राइमोडियम. अगर मैं बताऊं तो फ्लोरल प्राइमोडियम में कुछ हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से ये डिफरेंशिएट करके एक फ्लावर बनाता है. ठीक है, सो इन्फ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर्स. पहले फ्लोरल बड्स आएगा, फ्लोरल बड्स आने के बाद वहां से फ्लावर. ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. गाइन आपको पता है ये वर्ड हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, राइट. सो एंड्रोशियम एंड एंड्रोजन वगैरह आपने सुना है, तो एंड्रोशियम इज फॉर मेल एंड गाइनोशियम इज फॉर फीमेल. ये साइन आपको याद रहेगा. ठीक है, तो एंड्रोशियम के हमने पार्ट देखा था कि इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं. एंथर, वो पार्ट, एंड देन दिस इज द फिलामेंट, राइट. एंड इन फीमेल्स आल्सो सेम थ्री स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट द स्टिग्मा, है ना, वो जो प्लेटफॉर्म टाइप का एक होता था स्टिग्मा. फिर उसके बाद था ये स्टॉक, उसके बाद ओवरी. स्टिग्मा, स्टॉक एंड ovary. We'll discuss. So first let's talk about the androecium. जो है androecium, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. अब इसमें से हर एक पार्ट का, इसके हर एक पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैमेन. ऑल राइट, एंड्रोशियम हम पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कह रहे हैं, बट इंडिविजुअल एक एक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज स्टैमेन. स्टैमेन ये जो है, इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, दैट इज द फिलामेंट, जो मैंने बताया ये वाला फिलामेंट, ये पूरा फिलामेंट. एंड देयर इज अ टर्मिनल जनरली बाइलोब, ये जनरली बाइलोब ऐसा बाइलोब होता है. ठीक है, एंड दिस इज एंथर. ओके, सो इसका लिखा है कि हाँ, जो प्रॉक्सिमल एंड है दैट इज अटैच्ड विद द फिलामेंट, एंड जो डिस्टल एंड है वो कहाँ अटैच्ड होगा, थैलामस और टू द पेटल ऑफ फ्लावर. नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर जो जिनके ये जो फिलामेंट वो पेटल से भी अटैच हो सकता है, या फिर कुछ कुछ में डायरेक्टली जाकर, लाइक द नंबर्स एंड लेंथ ऑफ स्टेमन कैन वेरी. ऐसा होता है कि एक प्लांट में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है स्टेमन, एंड किसी का शॉर्ट हाइट है, किसी का लॉन्ग हाइट है. ओके, सो दिस आर वेरिएबल. एंड देन टॉकिंग अबाउट, अगर आप ध्यान से, है ना, इस स्टेमन को देखते हो, तो इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो स्टेमन है ना, उसका जो एंथर वाला पार्ट है दैट इज बाइलोब. अगर बाइलोब है तो ऐसा है, तो दिस इज लाइक दिस ओनली. ओके, मैं अगर आपको 3D में दिखाऊं तो ऐसा है ना, ये वाला पार्ट है अंदर. तो अगर मैं इस पार्ट को सिर्फ काट के देखूं, है ना, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट. इफ यू सी दिस इज गिवन ऑलरेडी हियर. सो इट इज बाइलोब, each lobe having two theca. ये एक थीका है, ये एक थीका है. there is one theca, this is one theca. so each lobe having two theca, so each lobe is dithecous generally. ये जनरल बात कर रहे हैं, है ना, but there are various plants which will have more than two lobes, right. but this is the common thing. then talking about, तो अगर आप ध्यान से देखते हो बाइलोब स्ट्रक्चर है, एंड ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक टेट्रागोनल टाइप का होता है. टेट्रागोनल आपको पता है ना, क्या टेट्रागन, चार इसके कॉर्नर्स से फोर साइडेड होगा. सो दिस इज आल्सो अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, माइकोस्पोरेंजिया. माइकोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर में माइकोस्पोरेंजिया है ना.
तो अब देखो ध्यान से, देखो एक लोब है, एक लोब में दो थीका एंड एक लोब में दो थीका या फिर दो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हो। दिस इज थीका और द स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? द माइक्रोस्पोरेंजियस, तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? दो। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? चार। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिया पूरा का पूरा एंथर। बट एक लोब क्या है? बाइस्पोरेंजिया या फिर डाइथिकस जो बोलते हैं, है ना? ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही, अगर अभी अगर इनिशियल स्टेज में आप देखोगे तो दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? कि हाँ, इनमें पोलन वगैरह क्यों नहीं है। बट अगर आप फर्दर स्टेज में देखोगे, जब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज को फेस करता है, जब प्लांट गैमेट बनाता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन बनाता है, तो जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सैक जो है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज पोलन सैक। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो क्या बताया कि हर एक लोब के पास दो दो थीका है ना, या फिर दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा? दैट इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ही लेटर स्टेज में क्या कन्वर्ट होता है? इसमें पोलेन, दैट इज अ मैच्योर मेल गैमेट। ओके, सो जब ये पोलेन में कन्वर्ट होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोलेन सैक, क्योंकि पोलेन को कंटेन करेगा, राइट? सो दैट्स ऑल। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया में स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें तीन लेयर्स होते हैं। देयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन दिस लेयर, है ना, मिडिल लेयर, ये मिडिल वाला लेयर, एंड अल्टीमेटली द स्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू वही है जो स्पोर में कन्वर्ट करते हैं, है ना? सो एंड अगर आप ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो ये देखो, मैं ड्रॉ कर देता था, ठीक है? तो पहले सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारे बॉडी में भी होता है ना, स्किन के सबसे बाहर वाले एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आया एंडोथेशियम। एंडोथेशियम किसी और कलर से बनाते हैं, ये देखो एंडोथेशियम हो गया। ठीक है, एंडोथेशियम आज गंदा बन रहा है, ठीक है। Okay, so like first there is the epidermis layer and then endothelium is, उसके बाद वाला लेयर को हम कहते हैं एंडोथेशियम, है ना? एंड द अल्टीमेट, उसके बाद वाला वाला याद देखो, दैट इज एंडोथेशियम। एंड फिर ये जो एंडोथेशियम के बाद स्पोरोजेनस टिश्यू के बाहर भी एक लेयर आता है, दैट इज टैपेटम। तो एंडोथेशियम एंड टैपेटम वाला लेयर, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है मिडिल लेयर, है ना? सो देयर इज एपिडर्मिस लेयर। मैं आपको यहाँ पर कलर करके बताऊं, ध्यान से देखो। So it will be like this one is the epidermis layer, then endothelium वाला layer, then ये पूरा का पूरा जो है, ये मिडिल लेयर, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, ये मिडिल लेयर, ये ये मिडिल लेयर, ओके। एंड उसके बाद ये टैपेटम वाला लेयर, अल्टीमेटली दिस वन इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। यहाँ पर ऑल भी क्लियर अच्छे से दिखा हुआ है। एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन मिडिल लेयर, सी दो से तीन, थ्री लेयर, टू टू थ्री लेयर होता है मिडिल लेयर, ठीक है। एंड देन टैपेटम वाला लेयर एंड अल्टीमेटली स्पोरेंस टिश्यू। ओके, सो ये है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू को ध्यान से देखो, ये एकदम सेंटर में है, राइट? एवरी माइक्रोस्पोरेंजिया का, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का एकदम कॉर्नर में है, एंड वो भी एकदम सेंटर में है, राइट? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? देन इफ वी टॉक, अब देखो, जैसे आपने हमने पहले स्ट्रक्चर देखा, बट देर आर वेरियस इवेंट्स आल्सो हैपनिंग इन दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स।
है ना। जो मेल गैमेट का बनता है, मेल गैमेट माइक्रोस्पोर का जो माइक्रोस्पोर बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? That is called microsporengenesis. So the process of formation of microspore from the pollen mother cell. तो पोलन मदर सेल इनको हम कहते हैं जिनसे पोलन बनता है। पोलन इज द मैच्योर्ड स्ट्रक्चर, बट उसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहेंगे जब अनमेच्योर्ड है, राइट। सो माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन किससे बनता है? दैट इज पोलन मदर सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोजेनेसिस। एंड दिस प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस मियोसिस स्टेप्स आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि जो पोलन मदर सेल होगा वो डिप्लॉयड होता है, राइट। दैट विल बी 2n, but ultimately the pollen F microspore that is N. So this step undergoes through a meiosis step. All right. And talking about the microspores, as they are formed, they arranged in a cluster of 4 cells. है ना। तो जब भी, अगर आपको पता है एक पोलन सेल, अगर एक 2n स्ट्रक्चर meiosis में अंडरगो करता है तो उसमें 4 सेल बनता है, दैट इज अ टेट्राड। Okay, so in this case, from a pollen mother cell, there will be a 4 tetrad of microspore will be found. So this will be called microspore tetrad. All right. एंड यही फिर जब जब एंथर मैच्योर करता है ना, धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये जो एंथर है ये मैच्योर करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला एंथर था ना, तो ये एंथर मैच्योर होगा, इसमें डिहाइडेड होगा, तो ये डिहाइडेड होके इसके वॉल वगैरह सब, है ना, वॉल ऐसे डिहाइडेड होने के बाद सारे माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएगा, चारों माइक्रोस्पोर से चिपके हुए थे तो इनमें डिसोसिएशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे। ओके, एंड दे विल अल्टीमेटली फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसलिए बताया गया था कि पोलन ग्रेन्स आर मैच्योर मेल gametes, राइट। सो टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन्स, दिस रिप्रेजेंट द मेल gametophytes. All right, male gametophytes, mature male gametophytes. If you touch or open anthers of hibiscus, अब hibiscus touch करके देखोगे तो बहुत सी येलोइश कलर के कुछ निकलता है ना, राइट। सो दैट्स आर ऑल पोलन ग्रेन। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को पोलन ग्रेन एलर्जी वगैरह होता है, ठीक है ना। सो सो पोलन ग्रेन्स आर कैन बी ऑफ, यहाँ पर ध्यान से देखो तो दे कैन बी वेरियस आर्किटेक्चर्स, वेरियस शेप्स, कलर, डिजाइन। ओके, बट if we talk about their structure, so they will have a prominent outer layer। इनमें अगर ध्यान से देखोगे तो इनके पास एक prominent outer layer होता है, that is exine, है ना। जो ये exine layer कौन बनाता है? that is by sporopollenin. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिमेटर। आपको पता है कि बहुत से पोलेन्स वगैरह है ना, अगर देखोगे तो पोलेन इतने जल्दी मतलब डिसोसिएट नहीं होगा। पोलेन बैंक्स वगैरह आपने देखा होगा, पोलेन को हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये कौन सा वैसा पार्ट है पोलेन का जो उसको इतना रेजिस्टिविटी दे रहा है? दैट इज एक्साइन। ऑलराइट, so this is the most resistant organic material known, and it can withstand high temperatures, strong acids, alkali and all। ठीक है, ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो लाइक, ठीक है। सो क्या है ना कि they can withstand high temperatures। okay, they can withstand high temperatures and strong acids, alkali। तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, एंड ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो लाइक इन स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट देयर, लाइक स्पोरोपोलिन के लिए यही है। एंड स्पोरोपोलिन आउटर लेयर बनाता है, दैट इज एक्साइन। एंड टॉकिंग अबाउट द इनर लेयर्स, अगर इनर लेयर्स की बात करें तो उसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनर लेयर इज कॉल्ड, इनर है तो इंटाइन, बाहर का है है ना, तो उसके एक्सटर्नल है तो एक्साइन, ठीक है। अब ये एक्साइन वाला जो लेयर है ना, इस लेयर में ही जामपोर होता है। व्हाट इज जामपोर? जामपोर वही होता है जहां से पोलेन अपने जब जार्मिनेट करता है ना, तो पोलेन यहाँ से जार्मिनेट करता है, दैट इज द पोलेन जामपोर। ठीक है, ये जामपोर वो वाला पार्ट है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, तो पोलेन ग्रेन वहां से क्या कर सकता है बताओ? वहां से अपना पोलन ट्यूब वगैरह जो बनेगा वो उस जामपोर से पास करेगा, ठीक है। एंड एक्साइन्स कैन हैव एक्सिबिट फैसिनेटिंग एरेस ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस वगैरह, ठीक है। इनर वाली सी इंटाइन जो मैंने बताया बहुत ही थिन एंड कंटीन्यूअस होता है, एंड इट इज कंटेंट ऑफ, एक टिपिकल एक सेल्स का स्ट्रक्चर है, दैट इज सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल। अब साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा, मैंने तो होगा ही, प्लांट सेल है तो उसमें वॉल है, तो ये जो सेल का वॉल है ना इसका, वही टिपिकली एक इंटाइन को रिप्रेजेंट करता है। Now one pollen grain will have 2 cells, that is one vegetative cell। इसमें अगर ध्यान से देखते हो तो पोलन ग्रेन्स है ना, ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोर है। इससे पोलन ग्रेन कैसे बनता है समझो, तो अल्टीमेट पोलन ग्रेन में ये आउटर है ना, तो ये एक्साइन वाला पार्ट नहीं दिखाया गया, ओनली इंटाइन एंड प्लाज्मा वाला पार्ट है। सो देयर विल बी 2 cells, दैट इज वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है
abundant है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. germ cell is irregular spindle shaped, but it is the most important. इसमें dense cytoplasm है ना. एंड 20% साइटोप्लाज्म एंजियोस्पर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोलन ग्रेन ये टू सेल स्टेज में रिलीज होता है, एंड फाइनली जाके वो बाद में जाके डिवीजन करते हैं. बट कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी ये मेल गैमेट डिवाइड कर रखा होता है. तो इसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं, थ्री सेल स्टेज भी दिखता है. तो 60% में टू सेल स्टेज, 40% में थ्री सेल स्टेज आपको दिखेगा. ठीक है, दैट्स ऑल. नाउ टॉकिंग अबाउट कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स है कि पोलन ग्रेन्स को बहुत जगह पोलन के एलर्जी वगैरह होता है ना, दे कैन कॉज वेरियस एस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह. एंड पार्थिनियम कैरोट ग्रास दैट केम इन इंडिया. इंडिया में जब आया था तो पार्थिनियम बहुत ज्यादा, आपको पता है कि हाँ इसमें कोई इसका कोई ये बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है, तो इट बिकम्स एन हैवॉक. ऑलराइट, सो पोलन एलर्जी वगैरह एक बार देख लेना. एंड पोलन ग्रेन्स, क्योंकि आपको पता है कि हाँ प्लांट इसमें बहुत दिन तक है ना अनफेवर कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकता है. दे हैव रिच इन न्यूट्रिएंट्स. nowadays it's been used for various tablet सिरप के फॉर्मेट में यूज किया जाता है फॉर वेरियस सप्लीमेंट्स, है ना. एंड और एक चीज भी है कि पोलन ग्रेन ऐसा नहीं है ना कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाता है. ठीक है, देखो स्टिग्मा में जाने से पहले अगर पोलन ग्रेन वायबिलिटी गुम हो जाएगा तो कैसे होगा. तो हर एक पोलन ग्रेन के पास वायबिलिटी होता है, कब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है. एंड इट इज वेरिएबल, डिपेंड करता है क्योंकि हर एक प्लांट को पता है कि हाँ यूजुअली मेरा पोलिनेशन कितने डेज में होगा, क्योंकि मेरा जो प्लांट को पता है ना कि उनका जो क्या. सो द फीमेल पार्ट है ना, जो हमने गाइनेशियम बोला था, उसके हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज पिस्टिल. ऑलराइट, सो पिस्टिल विल हैव देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स है ना, थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ये थैलेमस वाला पार्ट जो फ्लावर को कंटेन करता है. राइट, सो लाइक स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर आके अपना पोलन ग्रेन्स वगैरह लैंड करते हैं. देन स्टाइल इज दिस लॉन्ग पार्ट जहां पोलन ट्यूब एलोंगेट करेगा. एंड ओवरी इज द पार्ट वेयर ऑल दिस फीमेल गैमेट विल है ना, फीमेल गैमेट जहां पर रहता है. ठीक है, सो इन वेरी तो जो पिस्टिल है, नंबर ऑफ पिस्टिल के बेसिस पे अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलिडी, मोर देन है तो मल्टीकार्पेलिडी. और अगर सबके सब एक साथ है ना पिस्टिल वगैरह, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज सिनकार्पस. और अगर अलग अलग है, अलग अलग ना, फ्री अलग अलग, तो अलग अलग है तो एपोकार्पस, ऐसे कर सकते हो. ठीक है, एंड ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है जिसमें प्लासेंटा होता है, और ये प्लासेंटा ही कंटेन करता है. राइट, सो हम प्लासेंटेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा कि वेरियस टाइप के प्लासेंटेशन वगैरह होते हैं. एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक टिपिकल ओव्यूल का एग्जांपल है यहाँ पर, है ना. टिपिकल ओव्यूल का एग्जांपल है जहाँ पर देखो आप स्ट्रक्चर, तो ये हाइलेम वाला पार्ट है जो होल्ड करके रखता है इस प्लासेंटा से किसको, प्लासेंटा से इस लाइक ओव्यूल को, है ना, होल्ड करके कौन रख रहा है, प्लासेंटा, दैट इज हाइलम. अब अगर इसके स्ट्रक्चर देखो तो ओव्यूल इसमें प्लासेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल. एंड ये जो पार्ट है जो इसको हाइलम से जो ये स्टॉक टाइप का निकल रहा है ना, इसको कहते हैं फ्यूनिकल. देखो क्या लिखा है कि इट इज अटैच टू द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. एंड जहां पर ओव्यूल आके फ्यूनिकल से फ्यूज कर जाता है, ये जो लाइन है इसको कह सकते हो हाइलम. ठीक है, तो हाइलम वो पार्ट है जो ओव्यूल और हमें फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन बता रहा है. ठीक है, नाउ ओव्यूल अगर ध्यान से देखो तो इसमें इसके प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पोलन का था इंटरनेजन, यहाँ भी होता है. वैसे क्या होता है कि इसका आउटर लेयर को हम कहते हैं दैट इज, ये दोनों जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनको हम कहते हैं, एक साथ कहते हैं इंटेगुमेंट्स. ओके, इंटेगुमेंट एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट. बट ये दोनों के दोनों इंटेगुमेंट एक जगह एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. जो स्ट्रक्चर में एब्सेंट है दैट इज माइक्रोपाइल. तो ये माइक्रोपाइल, ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल दिस एंड विल बी चला चला. ऑलराइट, एंड इंटेगुमेंट्स के अंदर जो सेल है, ये जो मास ऑफ सेल है, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये है न्यूसेलस. अब न्यूसेलस के एकदम अंदर, ओके, दिस न्यूसेलस विल बी, एकदम न्यूसेलस के बीच में क्या होगा, न्यूसेलस में, न्यूसेलस क्या, न्यूसेलस वो सेल्स हैं जिनमें फूड मटेरियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करना है. अल्टीमेटली इनमें से सिलेक्ट होगा कि कौन सा वाला फीमेल गैमेट बनाएगा. राइट, सो द जो वाला पार्ट फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है दैट इज एम्ब्रियोसाइट. इज इट क्लियर? नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ओव्यूल
है ना, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जैसे पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना था, वैसे पोलन बना था या माइक्रोस्पोर बना था, वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर या ओव्यूल बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस आल्सो कंटेन मियोसिस एंड ऑल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम। ये वाला अगर डायग्राम देखो तो सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस से बाहर वाला दिखाया कि न्यूक्लियस लेयर है, एंड दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब मेगास्पोर मदर सेल पहले क्या करेगा, इसमें डिवीजन होगा। ठीक है, पहले तो इनमें पहले सिलेक्शन होगा कि कौन सा मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है। ठीक है, तो एक वो सेल जो माइक्रोपाइलर एंड में होता है वो सिलेक्ट होता है मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्मेट में। देन उसमें डिवीजन होता है। तो ये मेगास्पोर मेगास्पोर डायड बनता है। फिर उस डायड डायड से और मियोसिस टू होने के बाद मेगास्पोर टेट्राड बनता है। अब इस टेट्राड में क्या होता है, इसके ये माइक्रोपाइलर एंड वाले तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों के तीनों डिजनाइट हो जाते हैं। जो चैलाजल एंड वाला रहता है ना, इसमें क्या होता है, ये वाला फिर अल्टीमेटली फर्दर माइटोसिस डिवाइड करता है। मतलब ये देखो, हर एक सेल एन एन एन। अब ये का माइटोसिस करेगा तो सारे सेल क्या होंगे, एन। तो इसमें क्या होता है, पहले फिर इसमें एक माइटोसिस होगा, टू दो सेल बनेगा, फिर चार सेल, फिर आठ सेल। अब इन आठ सेल में से क्या होता है, तीन सेल इस कॉर्नर में चले जाते हैं, तीन सेल इस कॉर्नर में चले जाते हैं। ठीक है, दो सेल यहाँ से एक सेल आता है, यहाँ से एक सेल आता है, सेंटर में रह जाते हैं, और तीन सेल इस सेंटर में, इस साइड। ओके, सो दिस थ्री, जो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, तो क्या आपको दिख रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड वाले तीन सेल होंगे, दो सिनर्जिड और एक एक सेल। सेंटर में दो सेल होते, दो पोलर न्यूक्लियर। तो ये पोल से आए इसलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियर कहते हैं। सेंट्रल वाला सेल है तो सेंट्रल सेल। एंड इधर वाले जो है, क्योंकि ये एक के ऑपोजिट में, सो दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। अब इसी को उल्टा करके यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ये उल्टा है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये यहाँ पर ऊपर साइनेटिक से नीचे कैसे हो गया। तो ये माइक्रोपाइलर एंड था, अभी हम नीचे से देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड को। तो यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड नीचे, यहाँ पर क्या होगा, ये दो साइनेटिक, एक एक सेल, बीच वाला सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, एंड एंटीपोड चैलाजल एंड में होते हैं। ठीक है, तो याद रखना चैलाजल एंड में कौन होगा, एंटीपोड्स, एंड माइक्रोपाइलर एंड में कौन होगा, सिनर्जिड्स। ठीक है, सो talking about mega female gametophyte, so majority of cell में मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हेन एक, मैंने मतलब बताया ना कि एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। यूजुअली यूजुअली कौन सा होता है, गिवन वे देखो, यूजुअली इन द चैलाजर इटसेल्फ, है ना, माइक्रोपाइलर एंड वाले तीनों डिजेनरेट कर जाते हैं। अब इनमें सीक्वेंशियल डिवाइड माइटोटिक डिवीजन, सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन जिसमें दो दो न्यूक्लियड वाला सेल, है ना। देखो इस सेल में ना, कि एक ही सेल है, इसमें देखो सेल डिवीजन हुआ है, बट इसके न्यूक्लियस बने, बट देयर इज नो लाइक वॉल नहीं बना, तो सेल नहीं बने। सो साइटोजेनेसिस नहीं हुआ, बट कैरियोजेनेसिस हुआ है। तो दिस इज द टू सेल्ड स्टेज, देन फोर सेल्ड स्टेज, देन एट सेल्ड स्टेज। अल्टीमेटली इस एट सेल्ड स्टेज में क्या होता है, माइग्रेशन वगैरह होता है ना, अल्टीमेटली फीमेल गैमेटोफाइट बनने के वक्त तभी जाके सेल वॉल बनता है। ओके, सो देयर आर फोर न्यूक्लियड एंड एट न्यूक्लियड स्टेज। अभी एट न्यूक्लियड स्टेज जो है, यही वाला हमारा टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एमब्रियो सैक को लीड करता है। ठीक है, इसमें से छह सेल सराउंडेड बाई सेल वाले, देखो इसमें से ये तीनों, ऊपर वाले तीनों, नीचे वाले तीनों, ये साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है। ये देखो तीनों साइटोप्लाज्म, सॉरी, सेल वॉल से सराउंडेड है, ये तीनों, ये तीनों। बट जो सेंट्रल वाला है उसमें कोई सेल वाला आपको दिख नहीं रहा। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल सेल जिसमें दो न्यूक्लियस है जो पोलर से एंड से आए, दे आर पोलर न्यूक्लियस। नाउ जो एकदम माइक्रोपाइलर एंड में अगर आप देखोगे तो दो सिनर्जिड्स थे और एक एग। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू सिनर्जिड्स एंड एग सेल इज कॉल्ड एज द एग apparatus। एक उसके साथ एक के बाकी साथी वाथी, तो एग apparatus। ओके, जिसमें से ये एक जो रानी है, and उसके उसमें सिनर्जिड्स, उसके जो साथियां, ठीक है, इनको मिलकर हम क्या कहेंगे, एग apparatus। थ्री सेल जो चैलाजल एंड में आते हैं, दे आर एंटीपोडल्स। लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें दो न्यूक्लियस है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो इसमें कितने सारे न्यूक्लियस है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। बट सेल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, और ये पूरा का पूरा एक सेल। तो दिस इज अ सेवन न्यूक्लिएटेड एंड सॉरी एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल्ड स्टेज। ये बहुत बारी पूछा जाता है कि टिपिकल एक एम्ब्रियो सैक, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ एट न्यूक्लियसेस
एंड 7 सेल्स। ठीक है, चलो। अब वो स्टेज आता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन के दो इवेंट हमने देखे, एक देखा मेगास्पोरेंजिनेसिस, एक देखा माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। अब आता है पोलिनेशन। इसमें क्या होता है कि मेल वाला जो मेल वाला गैमेट जो बना था, वो फीमेल के गैमेटोफाइट तक कैसे पहुंचता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो रहा है, तो दिस इज आल्सो अंडर प्री फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर दैट post fertilization events like seed formation and all. Then at the end we'll talk about apomixis and polyembryony. ठीक है, तो पोलिनेशन की बात करें, व्हाट इज पोलिनेशन? इट्स अ मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या बताया? अब हर एक फ्लावरिंग प्लांट्स का अलग अलग पैटर्न ऑफ पॉलिनेशन होता है ना? वो बहुत सारे पोलिनेटर्स यूज करते हैं ना। व्हाट आर पोलिनेटर्स? पोलिनेटर्स आर नथिंग बट पोलिनेटिंग एजेंट्स जो पोलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, पोलिनेटर्स। एंड काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, है ना? सो पोलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू, देयर कैन बी ऑटोगैमी, देयर कैन बी ज़ेइटोगैमी एंड जेनोगेमी। ठीक है, अब ऑटोगेमी क्या है? ऑटोगेमी वो है जिसमें सेम फ्लावर, अब ध्यान से मैं आपको ये एग्जांपल ये थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ, ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है। ठीक है, सो ये देखो, यहाँ पर दो प्लांट्स में बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो एक प्लांट है, ये और एक प्लांट है। इस प्लांट में ये फ्लावर बना दिया, इस प्लांट में ये फ्लावर बना दिया। अब इस प्लांट के या फिर इस प्लांट को मैं और एक फ्लावर बना देता हूँ, इस प्लांट में, इस प्लांट के ही और एक फ्लावर ये रहा। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक प्लांट के पास क्या होता है, सॉरी, हर एक, है ना, फ्लावर के पास एक, अब अगर ऐसे कुछ 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 फ्लावर ऐसे हैं जो लाइक यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना? सो दे, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो लाइक, तो उनमें सिर्फ एक टाइप के आपको क्या दिखेगा, एक टाइप के आपको या तो मेल रिपोर्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल, है ना? मैं मानता हूँ कि ये वाला बाइसेक्सुअल है, तो इसमें मेल वाला भी है एंड फीमेल वाला भी है। ठीक है, तो ये फ्लावर भी ऐसा ही होगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट के ही है। बट मैं ये मानता हूँ कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गन है। तो अभी चांसेस है कि ये जो पोलन है, इसका जो पोलन है, ये सेम प्लांट की, सेम प्लांट के सेम फ्लावर को ही, है ना, उसी के लाइक स्टिग्मा में पहुंच गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ये हो सकता है, या फिर केस हो सकता है कि हाँ ये अगर हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। अब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में गया तो इसको हम कहेंगे ज़ेइटोनोगेमी। बट अगर डिफरेंट प्लांट में गया, इसमें गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज जेनोगेमी। सो आई होप इट्स क्लियर। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि हाँ कौन से को हम ऑटो कह रहे हैं, कौन सा जीटो एंड कौन सा जेनो। ठीक है, सो ऑटोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या होता है सेम फ्लावर में? ठीक है, इसमें क्या है, सेम फ्लावर। ओके, अब कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली ओपन रहते हैं, है ना? जैसे ये फ्लावर को आप ध्यान से देखो, ये वाला फ्लावर, है ना, या ये वाला फ्लावर देखो, ये कंप्लीटली ओपन है, इसमें इसके मेन रिपोर्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सो दीज आर ओपन, ओपन है, ओपन मतलब एकदम खुली खुली है, तो चश्मा जैसा, है ना? तो चैज्मोगमास, इन्हें हम कहते हैं चैज्मोगमास। ओके, एंड जो थोड़ा बंद करके रखते हैं, दैट आर, सो ओपन टाइप के फ्लावर जो है वो है चैज्मोगमास, और जो क्लोज टाइप के फ्लावर है दिस आर क्लिस्टोगमास। ओके, दो टाइप के फ्लावर होने के चांसेस होते हैं। एक मैंने बताया ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम प्लांट के ही बट डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, दैट इज एडिनोगेमी। और अगर डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्लांट का होगा तो डिफरेंट फ्लावर होगा ही, है ना? सो दिस इज जेनोगेमी। ओके, अब पोलिनेशन जो करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स और पोलिनेटर्स। ओके, सो
पोलिनेटर्स के दो टाइप के पॉलिनेटर हो सकते हैं। तो हमने देखा लाइक कि दो टाइप के प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर हमें दिखता है। एक वो फ्लावर जिसमें ऑलरेडी सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब दिख रहे हैं, है ना, मतलब बाहर से एक्सपोज्ड है। सो दिस आर चैस्मोगमस। एंड कुछ होते हैं जो ऑलरेडी कवर्ड होता है ना, जो मैं पेटल कवर कर रखता है, दिस आर नॉट ओपन, दिस आर क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड टाइप के हैं। सीएल देखो क्लोज्ड है, क्लिस्टोगमस। चैस्मोगमस इज ओपन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो चैस्मोगमस है, इनमें ही चांसेस रहता है कि हाँ ये लोग क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट प्लांट को पॉलिनेट कर सकता है, या फिर डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट फ्लावर को भी कर सकता है। सो इनमें चांसेस रहता है कि जेटोनोगमी कर सकता है या फिर ये जेनोगमी कर सकता है। बट जो ऑलरेडी क्लोज्ड है, जो ऑलरेडी क्लिस्टोगमस है, उनमें कोई चांसेस ही नहीं है कि वो डिफरेंट प्लांट को करे या फिर डिफरेंट फ्लावर को करे। राइट। सो इनमें क्या होता है ना, कि जो क्लिस्टोगैमस है, इनमें सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनेशन होने की चांसेस रहता है, दैट इज ऑटोगेमी। अब पॉलिनेशन को हमने एक चीज देखा कि पॉलिनेशन में इतने सारे मतलब पोलेन एंड पोलेन कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पे हमने टाइप डिफाइन किया कि दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलेन, है ना, कि वो सेम फ्लावर का आ रहा है या सेम प्लांट का आ रहा है, डिफरेंट प्लांट के। तो उसको बेसिस पे हमने बताया कि ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। बट हम इन्हें और भी टाइप के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, जेनेटिकली अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जेनेटिकली ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी, दिस आर, ये सेम प्लांट्स के आ रहे हैं, दिस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इनमें जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे। बट जो जीनोगेमी है, इसमें जेनेटिकली अलग प्लांट से आ रहा है, तो इसमें जेनेटिकली डिफरेंशिएट होगा। तो जेनेटिकली अगर मैं कहूँ ना, तो ये जेनेटिकली ये वाला ऑटोगेमी है, ये वाला हेटेरोगेमी है, क्योंकि ये अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है। राइट। जेनेटिकली अगर ऑटोगेमी आप पूछो तो ये वाला है। बट अगर मॉर्फोलॉजिकली आप बताओ, मॉर्फोलॉजिकली अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑटोगेमी ही सिर्फ सेम फ्लावर से हो रहा है, दिस इज वन इज ओनली ऑटोगेमी। बट जो जेटो एंड जीनो है, दिस आर हेटेरोगेमी, अलग अलग फ्लावर से हो रहा है। ठीक है। इसी बेसिस पे भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि जेनेटिकली बताओ कौन सा वाला ऑटोगेमी है। ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन के पॉलिनेटर्स लाइक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो प्लांट्स may use different type of pollinating agent, you know, to perform this pollination. नाउ लाइक ऐसा है ना कि प्लांट्स के पास खुद को तो ऐसा नहीं कि प्लांट जाके रख के आए अपना पोलन पोलन। तो प्लांट क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को यूज करता है ना। सो बीट एबायोटिक फैक्टर, लिविंग हो सकता है बायोटिक या फिर नॉन लिविंग एबायोटिक। सो एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन आता है, लाइक इसमें आता है वाटर, विंड, ठीक है। एंड बायोटिक फैक्टर में कौन आएगा, बायोटिक फैक्टर में मेनली एनिमल्स जो मूव करते, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, इस बायोटिक फैक्टर को यूज करते हैं। क्योंकि एबायोटिक फैक्टर में क्या होता है कि एबायोटिक फैक्टर क्या है, बहुत जनरलाइज्ड है, वाटर कहीं भी चला जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। ठीक है। फिर विंड भी कहाँ, मतलब डायरेक्शन का ठीक नहीं है। ठीक है। बट जो बायोटिक है, लाइक वो एनिमल एनिमल उस प्लांट को ही फीड करता है, तो उसको पता है कि स्पेसिफिक यहीं पर आएगा। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे यूज बायोटिक एजेंट्स। ओके। स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट ऐसा है जो एबायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब जो एबायोटिक है उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि हाँ, एबायोटिक क्यों नहीं यूज करते, इसलिए क्योंकि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ चांस आने का चांसेस विंड या फिर वाटर में बहुत ही रेयर चांसेस, दिस चांस फैक्टर कि हाँ आ जाए, शायद आ जाए, है ना। जैसे बायोटिक में चांस होता है कि हाँ ठीक है एनिमल उसके पास जाएगा तो इसमें चांस है बहुत हाई। बट उसमें क्या है ना कि वो पानी जा भी सकता है उस प्लांट के आसपास से, या फिर विंड उसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई पता नहीं, है ना। बीच में कोई और आ गया तो वहीं पे रुक गया, मतलब बीच में कोई और एक मान लो कुछ रेजिस्टेंट आ गया तो वहां पर जाके पोलन चिपक गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देयर आर वेरियस अनसर्टेनिटीज, वेरी तो इन सब अनसर्टेनिटीज एंड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, जो प्लांट्स ऑलरेडी इन एबायोटिक एजेंट्स पर डिपेंड है, तो उनमें नंबर ऑफ ओव्यूल बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, कि या चांसेस बढ़ाना है तो क्या करना है, पोलन ग्रेन के नंबर बढ़ाओ। प्रोबेबिलिटी कम है तो हमने नंबर बढ़ा दिया, राइट। सो इनमें पोलन के नंबर एंड इनमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स के भी, अवेलेबल ओव्यूल्स के भी चांसेस, मतलब नंबर्स बहुत हाई होता है। ठीक है। अब एबायोटिक में मैंने क्या क्या बताया था, एक था विंड और एक है वाटर। तो इनमें से कौन सा वाला बताओ कि सबसे ज्यादा कॉमन है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड विंड। ओके।
क्योंकि विंड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि हाँ, प्लांट्स ज्यादातर, एक्वाटिक प्लांट्स बहुत, जो एक्वाटिक प्लांट्स है ना, आप सोच रहे हो कि एक्वाटिक प्लांट्स शायद वाटर यूज कर रहे हैं, बट नॉट लाइक दैट। एक्वाटिक प्लांट भी मोस्ट ऑफ देम यूज बायोटिक एजेंट एज देयर पोलिनेटर्स। ओके, तो ये मिसनोमर कभी कभी रहता है कि हाँ एबायोटिक एजेंट शायद ही करते हैं, बट नॉट लाइक दैट। पोलिनेशन बाय वाटर बहुत रेयर है, लाइक मोर देन अबाउट अबाउट 30 जेनरस, 30 जेनस के आसपास प्लांट है जो वाटर के थ्रू पोलिनेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डन बाय बायोटिक, एंड एबायोटिक में भी विंड। ठीक है, अब विंड में अगर होगा तो आप सोचो कि मुझे विंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है, जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस है ना, बहुत ज्यादा। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होना चाहिए, मतलब क्या क्या फीचर्स उसको अडॉप्ट करना चाहिए इस पॉलिनेशन को रन कराने के लिए। सो देयर विल बी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके, अगर इन्हें विंड के थ्रू जाना है तो देयर पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, कहीं भी जगह चिपक ना जाए। ठीक है, सो लाइट, नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना, ताकि वो इनका इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। एंड जो ये इनका जो स्टैमिन वगैरह है ना, स्टैमिन मतलब मेन रिपोर्टिव ऑर्गन, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टैमिन्स, है ना। एंड ये लोग इजीली डिस्पर्स कर पाए, सो दैट इजीली डिस्पर्स कर पाए, राइट। एंड ऑल्सो जो स्टिग्मा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो भी फेदर ही होना चाहिए, सो दैट इट कैन easily catch easily catch the pollen grains, right? So it can easily trap the airborne pollen grains. That is also. Now जो wind pollinated flowers होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल ओव्यूल इन अ सिंग इच ओवरी। इनमें जनरल देखा गया है कि एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल दिखता है। ठीक है, अब इसी सिमिलर टाइप का एग्जांपल अगर आप बोलो कि ऐसा कौन सा एक प्लांट का एग्जांपल था, तो इसमें से एग्जांपल है कॉप। अगर आपने कॉर्न देखा है, कॉर्न कॉब, है ना, आपने देखा होगा ना कि भुट्टे वगैरह, भुट्टे जो कहते हैं, तो उन कॉर्न में आप अगर ध्यान से देखोगे, उसका तो जो मेल वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है। एंड ऑल्सो जो फीमेल स्टिग्मा वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा फेदरी ऐसे आपको दिखेंगे, है ना। अगर आप प्रॉपर उसके फ्रूट को देखोगे तो उसमें ऐसा पार्ट एक रह जाता है ऊपर की तरफ। तो वही पार्ट था जो फ्लावर, मतलब फ्लावर, ये तो फीमेल वाला पार्ट नहीं था ना, जो फ्रूट बन रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो आपको फेदर ही दिखता है ना, ये अल्टीमेटली वो स्टिग्मा का पार्ट ही था। ठीक है, सो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो ग्रासेस, कॉर्न क्रॉप, इनमें कॉर्न क्रॉप, कॉर्न कॉर्न वगैरह एंड ग्रासेस में इनका आपको दिखेगा। एंड वाटर बहुत, मैंने बताया वाटर बहुत रेयर है, लाइक ओनली 30 जनस ऐसे हैं जो शायद ये शो करते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकोटिलेडन्स। ऑलराइट, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट एमंग लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, अगर आप ध्यान से देखो ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये लोग क्या करते थे, उन वाटर को यूज करता था। बट जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो लोग इसे यूज नहीं करते। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट मेनली यूज बायोटिक एजेंट्स, और इफ एबायोटिक देन विंड। ओके, अब क्योंकि आपको पता है कि वाटर से अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो इनका क्या होगा ना, कि ये लोग बहुत ज्यादा वाटर डिपेंडेंट होंगे तो इनका लोकेशन फिक्स हो जाएगा, इनको वाटर के आसपास ही रहना होगा। देन, है ना, देन ऑल्सो कि हाँ, इनमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन भी बहुत कम होता है। तो अगर वाटर का नीड होगा, सो दे विल हैव अ वेरी लेस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इजंट इट? दैट्स व्हाई इस चांसेस बहुत कम होता है वाटर पॉलिनेशन के। एंड एग्जाम्पल अगर बताओ वाटर पॉलिनेशन करते हैं कौन कौन, तो एग्जाम्पल है वेलिस्नरिया एंड हाइड्रिला, हाइड्रिला एंड वेलिस्नरिया। ठीक है, ये फ्रेश वाटर के, एंड मरीन में सी ग्रास एंड जोस्टेरा। तो ये चार आपको याद करना है जो मेनली वाटर पॉलिनेशन करवाते हैं। बट एक चीज याद रखना, जो वाटर वाले प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट, नॉट दैट मीन कि वो सबके सब जो पानी में रहते हैं तो सबके सब वैसे ही करेगा, नहीं। अब अगर देखोगे वाटर हायासिन, है ना, वाटर लिली वगैरह, ये लोग क्या करते हैं ना, इनमें अगर देखो ये वाटर में रहते हैं, ठीक, लेकिन इनके पार्ट्स जो है ना, फ्लावर वगैरह, वो तो एयर में ही है। सो इनके इनके ज्यादातर पोलिनेशन किससे होता है, इनका पोलिनेशन बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स वगैरह से होता है। ठीक है, ये लिखा है कि नॉट ऑल aquatic plants use water for pollination. Majority of aquatic plants such as water hyacinth, water lily, ये लोग पोलिनेट करते हैं इंसेक्ट या विंड से, है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स की तरह। ओके, अब वेलिस्नरिया एंड
वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला में जो पोलिनेशन का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक वेलिस्नेरिया का एग्जांपल गिवन है। वेलिस्नेरिया में क्या है कि ये फीमेल फ्लावर वाला पार्ट है। फीमेल फ्लावर में ये सॉरी ये सॉरी पूरा का पूरा प्लांट है। प्लांट में से ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, दिस वन इज द फीमेल फ्लावर। तो ध्यान से देखो कि फीमेल फ्लावर का जो फीमेल फ्लावर है ना, वो एकदम टॉप तक पहुंचता है, सरफेस ऑफ वाटर तक, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। नीचे से अगर ये वाटर aquatic प्लांट है तो इसमें से, बट इसका जो फीमेल फ्लावर वाला पार्ट है वो एकदम सरफेस पे आ जाता है। एंड दिस पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन द वाटर। तो पोलन ग्रेन को वाटर में रिलीज करते हैं, है ना। एंड कौन से कहाँ रिलीज करते हैं? सरफेस ऑफ वाटर में। ये बहुत ज्यादा लाइट होंगे, है ना, तो ये सरफेस में से फ्लो करके आएंगे और फीमेल फ्लावर वाला पार्ट भी एकदम टॉप पे सरफेस पे है, तो यहाँ जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। they carried passively by water currents and to reach the female flower, ओके। बट बहुत कम चांसेस है कि ये वहां तक पहुंचेगा, कोई यहाँ चला जाएगा, कोई यहाँ चला जाएगा, यहाँ यहाँ, तो बहुत कम चांस है। बट हाँ, फैसिलिटेट करने के लिए ये फीमेल फ्लावर भी सरफेस तक आ जाता है, ओके। एंड पोलन ग्रेन इनमें लॉन्ग रिबन लाइक होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि उनमें पोलन ग्रेन ऐसे लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम रीच द एंड पोलन ग्रेन को पानी से बचाना है तो इनमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी आपको दिखने को मिलेगा, है ना। तो विंड पोलिनेशन जो करा सॉरी वाटर पोलिनेशन जो कराते हैं उनके पोलन में आपको म्यूसिलेजिनस कवरिंग के चांसेस भी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि जो विंड या वाटर पोलिनेट करते हैं ना, ये प्लांट्स के फ्लावर उतना ज्यादा कलरफुल नहीं होगा। अब अभी सोचो क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्योंकि आपको पता है कि बायोटिक एजेंट जो है ना, उनको ही कलर चाहिए। लाइक कोई भी बी या फिर कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट के साथ तभी अट्रैक्ट होता है जब उसके पास नेक्टर है या उसका कोई स्मेल है अच्छा सा, या फिर कलर है, उसको देख के अट्रैक्ट होके जाता है ना। बट विंड का तो ऐसा नहीं कि हाँ विंड जहाँ पर रेड कलर होगा वहीं जाएगा, नहीं। विंड वाटर इन सब का ऐसा कुछ है नहीं। तो इन सारे केस में अगर आप देखते हो तो इन सारे केस में नेक्टर वगैरह या फिर कलरफुल इतना ज्यादा होंगे नहीं, ठीक है। तो बायोटिक अबायोटिक में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ बायोटिक में चांसेस हाई है ना, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह यूज होता है, इसके प्लांट्स वगैरह कलरफुल होंगे एंड ऑल, नेक्टर भी प्रोड्यूस होगा। बट एबायोटिक में ऐसा नहीं है। बट एबायोटिक में चांसेस भी बहुत कम होता है, राइट। दिस आर ऑल। Now, majority of flowering plants use range of animals, both biotic agents like bee, butterfly, fly, beetle, wasp, moth, bird, the sunbird, hummingbird, ये लोग भी करते हैं। And bats are common pollinating agents। ये सब के सब most of the these are common pollinating agents। अब एनिमल में भी अगर बताऊं तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा करते हैं एनिमल्स में। इंसेक्ट्स में ही bees are the dominant biotic pollinating agents। Bee are the most dominant, alright। बट कुछ कुछ लार्जर एनिमल्स लाइक प्राइमेट्स, लेमूर्स, ट्री ड्वेलिंग, गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये लोग भी पोलिनेशन करवाते हैं। एंड ह्यूमंस आल्सो पोलिनेट समटाइम्स, राइट। आप ये बताना कि आप ये ढूंढ के बताना मुझे कि कुछ ढूंढ के लिख देना कि which plant undergoes human pollination। एंड्रोफिलस कौन से होते हैं देख लेना एक बार। सो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होंगे, अगर इंसेक्ट है, इंसेक्ट के फीचर्स होते हैं। विंड वाले में जैसे फीचर था कि वो एक्सपोज होगा, उसका स्टिग्मा फिदर ही होगा। तो बताओ कि जो इंसेक्ट वाला है उसमें कैसा हो सकता है? तो ये कलरफुल होंगे ऑब्वियसली, दे विल हैव कलर, दे विल हैव फ्रैग्रेंस एंड दे विल बी लार्ज, है ना। इसमें लार्ज होगा सो दैट इंसेक्ट्स वगैरह आए आ सके, इनको बहुत सारा स्पेस मिले, है ना। एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस। ऐसा एकदम चिपक चिपक के सब एक साथ रहते हैं ताकि क्या हो, एक बार इंसेक्ट आए तो एक बाड़ी में सबके सब पोलन जाके चिपक जाए उसके साथ, ठीक है। सो दे विल बी स्टिकी, पोलेंस विल बी स्टिकी, ओके। एंड है ना, पोलन स्टिकी होगा। देन द फ्लावर्स विल बी इन द इन्फ्लोरेसेंट फॉर्मेट, फ्लावर विल बी कलरफुल, फ्रैग्रेंट, लार्ज, ऑल दिस, राइट। अब कुछ कुछ एनिमल है जो फ्रैग्रेंस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे जो फाउल फोडर से भी आते हैं, लाइक फ्लाई, बीटल, है ना। तो एनिमल विजिट के लिए फ्लावर ने क्या कर रखा है, कुछ रिवॉर्ड्स दे रखे हैं, जैसे नेक्टर, है ना। या फिर कुछ कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपने पोलन ग्रेन को ही फ्लोर के पोलन ग्रेन को खाएगा। अब पोलन ग्रेन खाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी बॉडी में भी चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। सो जब वो किसी और एक फ्लावर को, है ना, फीड करने जाएगा तो वहां पर जाकर पोलिनेशन ऐसे हो जाता है। सो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स, सम ऑफ द रिवॉर्ड्स जो प्लांट यूज करता है टू रिवॉर्ड हिज पॉलिनेटर, राइट।
The body of animal get coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. ठीक है. In some species flower rewards are like safe places to lay eggs कि हाँ वो अंडा देने आए तब जाके चिपक जाए, है ना. जैसे एमोर्फोफिलस एक जो प्लांट है ये बहुत ही लंबा होता है, लाइक 6 फीट के आसपास. इसमें एक ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप दिखता है. एंड उसके साथ साथ और एक ऐसे एग्जांपल है यूका एंड मॉथ वाला. यूका एंड मॉथ, यूका प्लांट्स में मॉथ आके ऐसे बर्ड मतलब अपना एग देता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉथ अपना लाइफ साइकिल प्लांट के बिना नहीं कंप्लीट कर सकता, प्लांट भी नहीं कर सकता, तो दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. राइट. तो एक मॉथ डिपोजिट द एग इन द ओक्यूल ऑफ ओवरी, जो ओवरी का लॉक्यूल है ना, लॉक्यूल मतलब कैविटी, वहां पर जाके ये एग देता है. एंड जब इसके लार्वा वगैरह निकल के आएंगे, तो लार्वा वगैरह जब निकल के आएगा, है ना, उसी टाइम ये क्या करें देखो, ये प्लांट वहां पर एक देता है, एट द सेम टाइम इट विल पोलिनेट बाय द मॉथ. पोलिनेट कर देगा क्योंकि ये दूसरा और कोई प्लांट को विजिट करता होगा ना, तो ऐसे करके पोलिनेट कर देता है. एंड लार्वा जब निकल के आता है तो उसके साथ साथ वहां पर सीड भी डेवलप होने लगते हैं. तो अल्टीमेटली मॉथ को भी जगह मिल रहा है कि वो एक लाइन ले कर सकता है, एंड यूक का भी अपना पोलिनेशन करवा रहा है. तो ऐसा करके दोनों को फायदा मिलता है. राइट. दिस आर ऑल. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया है, ठीक है. जैसे ओनियन वगैरह, रोज, मैंगो, पीपल. आपको बताने कि इसमें से कौन सा एनिमल इसको विजिट करता है, कैसे करते हैं. अगर ध्यान से देखोगे सारी चीजें आपको कॉमन सिमिलरिटीज दिखेगा इनमें, है ना. आपको दिखेगा कि कोई ना कोई रिवार्ड्स वो प्लांट प्रोवाइड कर रहा है अपने पोलिनेटर्स को. अब और भी कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है पॉलिनेशन में, दैट आर आउटब्रीडिंग डिवाइस, एंड वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ठीक है. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कम अंडर प्री फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन से पहले ये भी हो रहा है. अब देखो, उससे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइस समझो. व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस? आउटब्रीडिंग डिवाइस, इस नेम को आप डिकोड अगर ध्यान से करोगे, सो इट इज आउटसाइड से हम ब्रीड कर रहे हैं, है ना. कुछ डिवाइस, वो डिवाइस जो आउटसाइड से बाहर से ब्रीडिंग करने में हेल्प कर रहा है ना. लाइक आप ध्यान से सोचो. सो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हार्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, लाइक जिनमें सेम फ्लावर की चांस होता है कि सेम पोलन पोलन अपने ही फ्लावर, सेम फ्लावर का किसी स्टिग्मा के साथ बाइंड करे. राइट. बट जब ऐसे सेल्फ पोलिनेशन बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब सेम फ्लावर्स मतलब, ठीक है. तो सेल्फ पोलिनेशन जितना ज्यादा होगा इसमें, आपको अगर अपने जेनेटिक्स वाला पार्ट पर है, तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, इनब्रीडिंग. अब इनब्रीडिंग जितना ज्यादा होता है ना, उसमें चांसेस ज्यादा, जैसे टीटी, अगर टीटी ऐसा करते जाओगे ना, तो इसमें से जो रेसेसिव वाला जीन है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते जाता है. जितना ज्यादा आप इनब्रीडिंग करते जाओगे, तो एट कोई टाइम आता है जब इनब्रीडिंग वो इतना ज्यादा रेसेसिव डोमिनेंस हो जाता है कि वो प्लांट डेथ हो जाए या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सो जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑफ दिस. सो जितना ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होगा तो चांसेस रहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन का. राइट. सो सो दैट टू इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन, ताकि बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, तो हम क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं वैरायटी के लिए, एवोल्यूशन के लिए, है ना, अच्छा क्वालिटी के लिए. तो बट क्या होता है ना कि पोलन और स्टिग्मा लाइक दोनों के जो वो सेम टाइम में, है ना, रिलीज ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा पोलन को रिसीव करेगा एंड पोलन जब बनता है, इनमें सिंक्रोनी नहीं देखने को मिलता है जनरली. ठीक है. या तो पोलन पहले हो जाएगा या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, ऐसे होता है. बट इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ मेथड यूज करते हैं. लाइक हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पीसीज में क्या करते हैं कि एंथर मतलब कुछ स्पीसीज ने अपने आप में ही कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है कि उन्होंने एंथर और उनका जो एंथर और स्टिग्मा बहुत दूर दूर है, प्रेजेंट डिफाइंड पोजीशन, ताकि पोलन डायरेक्टली इन कांटेक्ट ना आए, सेल्फ पोलिनेशन ना हो जाए. ठीक है. सो दीज आर सम डिवाइसेस दैट प्रिवेंट ऑटोगेमी, है ना. तो क्या क्या हुआ कि प्लांट अपने आप को इनब्रीडिंग से बचाने के लिए क्या कर रहा है कि वो अपना पोलिनेशन के टाइम, लाइक पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है, या फिर पोलन और स्टिग्मा बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, या फिर थर्ड डिवाइस है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कि अपने पोलन से वो फर्टिलाइज होगा नहीं, अपने पोलन के थ्रू वो क्या है, इनकॉम्पेटिबल है. राइट. दिस ऑल्सो इनहिबिट द पोलन जर्मिनेशन ऑन पोलन ट्यूब. ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन ऑल्सो. ठीक है. अनदर डिवाइस इज लाइक यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो ना, कि एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा, सिर्फ मेल फ्लावर होगा, तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं. ओके. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब सिर्फ एक टाइप का मेल रिपोर्टेबल ऑर्गन दिखेगा, या तो मेल या तो फीमेल, बाकी मतलब दोनों होगा. अब अगर सेम प्लांट में
सेम प्लांट में आपको मेल रिपोर्टिव मेल फ्लावर भी दिखे, फीमेल फ्लावर भी दिखे, मेल फ्लावर भी दिखा, फीमेल फ्लावर, तो दिस आर एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल प्लांट। इनमें भी ऑटोगेमी का चांसेस नहीं रहा, क्योंकि इनमें क्या होता है, जेटोनोगेमी। अब कुछ कुछ प्लांट्स है लाइक पपाया, जिनमें फीमेल और मेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है। सो दीज आर डाइथिकस, डायोशियस प्लांट है ना, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो दिस कंडीशन, इसमें तो जीटोनोगेमी भी नहीं होगा, ऑटोगेमी भी नहीं हो रहा, तो कोई भी सेल पोलिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता। इसमें जेनेटिकली एकदम देखो, जेनेटिकल जो सेल पोलिनेशन है ना, ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी, ये दोनों के होने के चांसेस घट जाते हैं। कौन से वाले में? डायोशियस प्लांट में। और जो मोनोशियस प्लांट है उसमें भी सेल पोलिनेशन रुक रहा है, कौन सा वाला? बस ऑटोगेमी वाला पार्ट। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि मोनोशियस में कौन सा वाला सेल पोलिनेशन नहीं होता, या फिर डायोसिस में कौन सा वाला नहीं होता, तो एक बार ये देख लेना। ठीक है। नाउ अब पोलेन पहुंच गया स्टिग्मा तक। अब क्या होगा पोलेन और पिस्टिल में? पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर दिस स्टिक, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था ना, दैट इज गाइनोशियम। तो ये गाइनोशियम का हमने बता दिया, हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल, राइट। तो ये पिस्टिल जो है, पोलेन आके इस पिस्टिल में जब लैंड करेगा, दैट इज स्टिग्मा में जब लैंड करेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ इंटरेक्शन होता है पोलेन और पिस्टिल के बीच में, उसे हम कहते हैं पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन, इजंट इट? ठीक है। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, देन वी कैन डिस्कस कि हाँ कैसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया है, इन सारी चीजों को समझ के, पोलिनेशन के मेथड्स, पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शंस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड ऑल। ठीक है। सो पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, ओके। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? देखो, पोलिनेशन क्या बोलता है कि हाँ, पोलिनेशन ये गारंटी कर देता है कि पोलन पिस्टिल तक पहुंच गया, बट पोलिनेशन ये नहीं करता है कि क्या राइट टाइप के पोलिन ही आया है। चांसेस है ना कि विंड से दूसरे टाइप के पोलिन भी आ सकता है, या फिर जो इंसेक्ट आया था वो किसी और प्लांट का मतलब डिफरेंट स्पीसीज का फ्लावर का पोलन लाया है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम राइट टाइप का ही पोलन आएगा, कॉम्पेटिबल पोलन ही आए, तो ये चांसेस नहीं रहता। सो ऑफन पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप, इधर फ्रॉम अदर स्पीसीज, है ना, अदर स्पीसीज और सेम प्लांट का ही, मतलब जो प्लांट सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है, तो उसी का अगर सेम फ्लावर का अगर, है ना, सेम प्लांट का ही अगर पोलन लाएगा तो उससे भी नहीं होगा। सो इनके भी चांसेस रहते हैं। तो पिस्टिल के पास एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज दिस पोलेंस ऑफ राइट टाइप, है ना। अगर इनकॉम्पेटिबल है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस वन थिंग, है ना, ऐसा एक चीज है जो इसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब अगर रॉन्ग टाइप का आया तो पिछले इसको रिजेक्ट कर देगा, इधर बाकी इसका पोलिनेशन, इसका ये पोलन ग्रेन को, ये पोलन ग्रेन है उसको जार्मिनेट नहीं करने देगा, या फिर पोलन ट्यूब जो बनता है पोलन से, है ना, पोलन ट्यूब जो उस स्टाइल में ग्रो करता है उसको ग्रोथ को स्टाइल में इनहिबिट कर देगा। ठीक है। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance and rejection in the result of continuous dialogue between पोलेन और पिस्टिल में, एक कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन केमिकल्स, और बिटवीन केमिकल कुछ ऐसा चलता है ना, उसमें कुछ एंटीजेंस वगैरह या फिर ऐसा कुछ अटैच होंगे जो देख के पिस्टिल आइडेंटिफाई करता है, तो एक केमिकल डायलॉग उनमें चलता है कंटिन्यूअसली, जिससे वो पिस्टिल उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है। सो एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग कॉम्पेटिबल पोलिनेशन, पोलन ग्रेन जब अगर कॉम्पेटिबल टाइप का आया तभी पोलन उसको जर्मिनेट करने देगा या फिर पोलन ट्यूब का ग्रोथ करने देगा। बट हाउ दिस इज हैपनिंग? सो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि क्या है कि पोलन यहाँ पर आया, फिर इसमें से मैंने बताया था ना कि स्पोरोपोलन एक जगह पे एब्सेंट होता है एग्जाम में, इसका जामपोर, तो वहां से पोलन कंटेंट क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होता है, इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। Now this pollen tube will grow through this style and ultimately it will reach through the egg cell, right? Through the micropylor end से भी आ सकता है, बीच में भी से आ सकता है, या फिर चैलाजल एंड से भी आ सकता है, बट कौन से एंड से आएगा उसको कोई गारंटी नहीं है, राइट। बट एक चीज आप ध्यान से देखो कि क्या होता है ना कि पोलन ट्यूब जब ग्रो करता है टिश्यू ऑफ स्टिग्मा में, तो मैंने बताया था कि इसमें पोलन कौन से स्टेज में होता है,
जनरली दो सेल, जैसे एक वेजिटेटिव सेल और एक जार्म सेल, बट कुछ कुछ सेल है जिनमें, कुछ कुछ प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव और दो जार्म सेल भी दिखते हैं आपको, है ना। तो कुछ कुछ में जनरली टू सेल या फिर थ्री सेल स्टेज, बट अल्टीमेटली रिलीज होने के साथ टाइम पे, है ना, जब पोलन रिलीज होता है प्लांट से, उस टाइम ये दो सेल या फिर थ्री सेल हो सकता है। 60% में मैंने बताया था दो सेल, देन 30-40% में थ्री सेल। बट जब ये पोलन ग्रोथ करता है तो उनमें अल्टीमेटली ये थ्री सेल स्टेज में आता है। ठीक है। अब पोलन ट्यूब क्या कर रहा है, दो जार्म सेल और फॉलोइंग बाई एक वेजिटेटिव सेल को ये ले जा रहा है। ठीक है। पोलन ट्यूब आफ्टर, देखिए अगर ध्यान से देखो तो पोलन ट्यूब ऐसे जब ग्रोथ करेगा, ये पोलन है, वो तो पोलन में पहले ये वाला दोनों, तो पोलन कैसे ग्रोथ करता है ना, कि पहले वेजिटेटिव सेल जाता है, पहले वेजिटेटिव सेल, उसको दोनों के दोनों जार्म सेल फॉलो करते हैं। वेजिटेटिव सेल पहले आता है, फिर जार्म सेल दोनों के दोनों उसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ पोलन ट्यूब ऐसे करके जा रहे हैं। अब पोलन ट्यूब जब ओवरी में पहुंच गया, ओव्यूल तक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ये अंदर गए। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये एंटर डायरेक्टली एक में नहीं कर सकते, एक apparatus में एंटर करने के लिए ये किसी ना किसी एक सिनर्जिस का हेल्प लेता है। सिनर्जिस में अगर देखोगे तो कुछ फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, फिलीफॉर्म मतलब ऐसे पत्ते जैसे apparatus होते हैं, जिसके थ्रू ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स में, है ना, सॉरी मैंने गलत बताया, तो पहले मेल गैमेट्स दोनों है, उस फॉलोड बाय मेल गैमेट सामने एंड पीछे वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल ये है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है उस पोलन को। तो ये मेल गैमेट्स फिलीफॉर्म एपार्टस के थ्रू एक वन ऑफ द साइनर्जिड्स, दोनों साइनर्जिड्स नहीं, एक साइनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगा किसी एक एपार्टस में। देखो एक एंटर से एंटर कर गया, एंटर करने के बाद ये अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। दो मेल गैमेट्स है, दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया। ठीक है। ऐसा एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द साइनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपार्टस। एंड ये जो पोलन ग्रोथ कर रहा है ना ओवरी के थ्रू, कैसे ग्रोथ करता है, तो यार साइनर्जिड्स कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं, है ना, जो जिस केमिकल को थ्रू इस ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं, केमोटैक्टिव मूवमेंट करके उसकी तरफ मूव करता है। सो ऑल दिस मूवमेंट फ्रॉम दिस पोलन डिपोजिशन टू स्टिग्मा, मतलब पोलन डिपोजिशन से लेके शुरू करके जब तक सिनर्जिड्स तक पहुंचे, ये लोग एक apparatus में एंटर किए, दिस इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके। इसमें पहले प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन, देन कैसे मूवमेंट करता है, अल्टीमेटली एंटरिंग टू द एक apparatus। अगर हमें ये समझ में आ गया कि हाँ पोलन कैसे रिकॉग्नाइज करता है, देन ये कुछ मैथड्स जब हमें समझ में आ गया, सो वी आर यूजिंग, है ना, हमारे इस नॉलेज को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पोलिनेशन वगैरह को यूज करके हम अपने आप से, है ना, प्लांट जो खुद से नेचुरली करता था, हम भी अभी आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हम, एक ब्रीडर क्या करता है कि वो चाहता है कि डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस कराएगा या फिर सेम जेनरे का, है ना, सुपीरियर वैरायटी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन है उसको पोलिनेशन के लिए यूज करते हैं। एंड स्टिग्मा क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्टेमिनेशन से, कि हाँ अनवांटेड पोलन आके इसको फर्टिलाइज ना कर दे, है ना, तो इसको हम ऐसे कवर करके रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हाँ, एक चांस, क्या क्या चांसेस है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आप ध्यान से समझो। पहले मुझे क्या क्या इंश्योर करना होगा कि मैं जिस प्लांट पोलन से चढ़ना चाहता हूँ उस डिजायर्ड पोलन से पोलिनेशन हो, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो स्टिग्मा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा कंटामिनेशन के हाथ से, बाकी कोई आके ना पोलिनेट कर दे। ठीक है। सो फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल अगर होगा तो बाइसेक्सुअल में हम ट्राई करते हैं कि ये जो मेल वाला पार्ट है जनरली इसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को मास्कुलेशन, मास्कुलर को हटा दिया गया, मतलब मेल को हटा दिया गया, तो इसको कहते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स जनरली फीमेल फ्लावर्स, है ना। अब उनको क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर बैग से कवर कर देते हैं। क्यों? ताकि कॉन्टेमिनेट ना हो जाए अनवांटेड वन से। अब पहले इमास्कुलेशन किया गया, देन बैगिंग। आफ्टर बैगिंग हम क्या करते हैं, अपने जो मेल प्लांट है ना, सॉरी मेल फ्लावर है, उसमें से हमने पोलन कलेक्ट किया। पोलन कलेक्ट करने के बाद इस बैग को हटा के हमने पोलिनेशन करवा दिया। ठीक है। कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स एंड दे आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, देन फ्लावर को रीबैक कर दिया जाए कि हाँ, ऐसा तो चांस हो सकता है ना कि इसके बाद भी कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, तो फिर से रीबैक करवा दिया जाता है। एंड अल्टीमेटली हम अलाउ करते हैं फर्टिलाइजेशन वगैरह हो एंड अल्टीमेटली सीड फ्रूट वगैरह सब बने। ठीक है। सो
इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो इमस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैगिंग करो, कनेक्ट करो, देन डास्टिंग करो एंड रीबैगिंग कर दो, ऐसे करके हो जाएगा। ओके, सो दिस आर ऑल द इवेंट दैट आर इंक्लूडिंग इन प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स देखे मेल रिपोर्टिव ऑर्गन्स के, फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन्स के, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड देन we have also discussed the method that is called pollination, है ना, जिसमें पोलन क्या करता है, मूव करके स्टिग्मा तक पहुंचता है, आफ्टर दैट पहुंचने के बाद वहां पर जो पोलन और पिस्टिल में उसको पहले एक्सेप्ट करना, देन उसको ग्रोथ करके अल्टीमेटली मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना, दिस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ दिस, and that is called as the fertilization. Now what is fertilization? If you carefully see, so fertilization nothing है that आफ्टर एंटरिंग टू सिनर्जिड्स, पोलन ट्यूब दोनों के दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। कहाँ रिलीज करता है? साइटोप्लाज्म के, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। अब इनमें से एक मेल गैमेट क्या करता है, इनमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, ध्यान से देखो ये डायग्राम, ध्यान से देखो, इनमें से एक मेल गैमेट सिनर एक सिनर्जिड दोनों में से एक डिजनेट हो गया था ना, तो एक अभी जिंदा है, एक क्या कर रहा है, एक को इसमें से क्या कर रहा है, एक जाके एक को एक की तरफ जा रहा है, और दूसरा मेल गैमेट कहाँ जा रहा है, पोलर न्यूक्लियस की तरफ। अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द एक सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, तो एक सेल में एन था, एन प्लस एन सिमिलर टाइप के, तो दिस इज कॉल्ड सिनगेमी। अब और एक एन कहाँ जा रहा है, एन प्लस एन, दैट इज पोलर न्यूक्लियस के पास, पोलर न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल का था, तो पोलर न्यूक्लियस के पास अगर जा रहे हैं तो देखो इसमें तीन न्यूक्लियस, एक्चुअल में 3n हो रहा है, राइट। सो दो पोलर न्यूक्लियस और उसके साथ और एक मेल गैमेट जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि आपने देखा कि तीन हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या बनेगा, इसमें सिनगेमी होता है और बनता है जाइगोट, राइट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर बनाने जाइगोट। यहाँ पर क्या होगा, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियस, है ना, बन के क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीएन। एंड क्योंकि तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एन प्लस एन अल्टीमेटली बन रहा है, तो इट्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की फ्यूजन आपको दिख रहा है, एक है सिनगेमी और एक है ट्रिपल फ्यूजन, सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म में ही दिखेगा, दिस इज अ यूनिक फीचर, बाकी और किसी भी टाइप ऑफ प्लांट में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म में दिखता है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और जो सेंट्रल सेल है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो पोलर न्यूक्लियस क्या हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, पीएन, और सेंट्रल सेल क्या हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना, और यही जाके बाद में फिर एंडोस्पर्म बनाता है जो कि, एंड ये जाके बाद में क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और इधर फीमेल एग वाला बन गया क्या, जाइगोट, जाइगोट जाके अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। सो लेटर ऑन दिस स्टेज वी विल डिस्कस लाइक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे कैसे एंडोस्पर्म बनता है, कैसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह होता है, ठीक है। सो विल डिस्कसिंग ऑल दिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड एपोमिक्सिस पोलियम्ब्रेनी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपकी फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट तक आपको क्लियर है, and we will continue with पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करना होगा, बीट एंडोस्पर्मिक सेल्स, है ना, देन फ्रूट सीड्स वगैरह, कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस वाला, ठीक है, वो वाला पार्ट। एंड वी विल टॉक अबाउट द इवेंट्स लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस वाला इवेंट, देन आल्सो फ्रूट फॉर्मेशन, सीड का ट्रांसफर वगैरह, ठीक है।